कल जो था हमने पढ़ा वह चिड़िया जो कविता थी। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 मेरी दादी माँ। तो ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। यह दादी माँ से रिलेटेड चैप्टर नहीं है, चैप्टर का नाम है बचपन। ठीक है। और इस बचपन चैप्टर की इस पार्ट की जो लीड रोल है, जो पात्र है, वो जो लेखिका है। और चूंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, वो दादी बन चुकी हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो बड़े बुजुर्ग लोग परिवार के होते हैं, उनके पास बहुत सारे जीवन के अनुभव भी उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको जब भी समय मिले तो आपको एक दो बार जरूर अपने दादा दादी के पास बैठना चाहिए और बैठकर उनके समय में होने वाले जो घटनाएं थी, जो उस दौर का जो चलन था, वो चलन खेलने कूदने का, खाने पीने का, पढ़ने लिखने का, उनका सिस्टम, उनका जो रहने का, खेलने का, इन सारी चीजों का तरीका था, वो आपके तरीके से आज बहुत अलग हो चुका है। या आप कह सकते हो कि आप उनसे बहुत एडवांस हो चुके हो। लेकिन एक समय था जब वो अपने जमाने के एडवांस थे। उनके पास भी उस जमाने की सबसे बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध थी, सबसे बेहतरीन खेल उपलब्ध थे। हालांकि हमारे जो दादा दादी हैं, उनका ज्यादातर खेल उस समय आउटडोर गेम था, ऐसे खेल जो बाहर वो खेला करते थे। लेकिन आज के इस मॉडर्न जमाने में, आधुनिक जमाने में मोबाइल के आ जाने से क्या हो गया कि बच्चे सिर्फ मोबाइल से ही चिपके रहते हैं। माना कि इस कोरोना काल में मोबाइल आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, क्योंकि हमारी स्टडी भी तो इसी से चल रही है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारे दादा दादी जो खेल खेलते थे, अपने जमाने में जो परिधान पहनते थे, उनके जमाने में जो खाने पीने की सहूलियत थी, खाने पीने की चीजें थी, वो कैसे है, तो वो हम इस चैप्टर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो इस समय जो है हम बचपन इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक दादी माँ जो एज एक लेखिका है, वो अपना जो है विचार प्रकट करती हैं, बताने की कोशिश करती हैं। तो मैं अब जो है स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, जो आप अपने अपने मोबाइलों पर दिखाई देने वाला है। ये देखिए, ये चैप्टर है। यहाँ पर एक जो है लेखिका की फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। इस चैप्टर को जो है एक बहुत ही जानी मानी लेखिका हैं जिन्होंने लिखा, जिनका नाम कृष्णा सोबती है। ये इनकी बचपन का संस्मरण है। संस्मरण का मतलब कि गद्य की वह विधा जिसमें लेखक जो है अपने बचपन या अपने अतीत की बातों को जो है याद करके उसे शब्दबद्ध करता है, यानी शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। उसे जो हम संस्मरण कहते हैं। यहाँ चैप्टर 2 आपका शुरू हो रहा है और लेखिका अपनी बात कहते हुए कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी ही कहकर पुकारते हैं। यानी यहाँ लेखिका ये कहना चाहती है कि मैं कोई जवान नहीं हूं, अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूं कि हो सकता है कि बच्चों में तुम्हारे पिता की भी माता के बराबर हो, या तुम्हारी माता की भी माता के बराबर हो। इसलिए या तो तुम मुझे दादी भी कह सकते हो, या तो तुम मुझे नानी भी कह सकते हो, और मुझे बड़ी बुआ भी कह सकते हो और मौसी भी कह सकते हो। लेकिन जो परिवार जो था मेरे सब लोग परिवार में मुझे जीजी कहकर पुकारते थे। जीजी का मतलब दीदी भी होता है। अब आगे फिर दूसरी पंक्ति में लेखिका कहती है, हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूं। सयाना का मतलब होता है कि जब आप समय के साथ जब होशियार होते जाते हो, बुद्धिमान होते जाते हो, तो उसे हम सयाना बोलते हैं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी का मतलब क्या होता है कि 100 वर्षों के जो जो कलेक्शन होता है, 100 वर्षों का जो संग्रह होता है, उसे हम शताब्दी कहते हैं। यानी कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। यानी आज जो है 2021 चल रहा है,
लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि लेखिका 1900 सन 1900 के बाद के जो भी साल थे उसके बाद पैदा हुई थी। यहाँ फिर आगे बताती हैं कृष्णा जी कि मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। लेकिन अब मन में कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। यानी कि हमारे कपड़ों के पहनावे का तरीका हमारी उम्र के साथ बदलता जाता है। यानी जब हम छोटे थे तो हम एक अलग कपड़े पहनते थे, जब हम थोड़ी सी बाल्यावस्था में आए तो हमारे कपड़े अलग थे, जब हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो हम काफी टिप टॉप और अच्छे अच्छे जीन्स टॉप या डिफरेंट तरह के जो भी अलग अलग तरीके की मार्केट में बाजार में जो कपड़े उपलब्ध है हम उन्हें पहनते हैं। लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े होने के बाद अगर हम बिल्कुल टाइट टाइट जींस पहनेंगे, छोटी छोटी और चुस्त चुस्त टी शर्ट्स पहनेंगे, तो ये क्या होगा, हमारे उम्र के हिसाब से वो पहनावा हमें जो है फबेगा नहीं, हम पर अच्छा नहीं लगने वाला। इसलिए लेखिका कहती है कि पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सफेद कपड़े पहनने चाहिए। गहरे नहीं, हल्के रंग, यानी वो भी गहरे रंग। गहरे का मतलब क्या होता है, लाल, नीला, पीला, हरा, यानी हल्के रंग कह रही है, यानी कि गुलाबी, आपका ग्रे कलर, स्लेटी कलर, हल्का जो है हरा, हल्का लाल, ऐसे ऐसे कपड़े उसे पहनने की इच्छा हो रही है, हल्के रंगों के। फिर आगे कृष्णा जी कहती हैं कि मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पिछले दशक यानी 10 सालों के समयांतराल को दशक बोलते हैं। यानी मैंने पिछले दशकों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने हैं। पहले फ्रॉक पहना, फिर निकर वॉकर पहना, स्कर्ट भी पहना है, लहंगे भी पहने हैं, गरारे भी पहने हैं, और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते भी पहने हुए हैं। और बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। रिबन तो आज भी लोग चलन में है, अभी भी कहीं कहीं रिबन पहना जाता है। तो यहाँ पर कृष्णा जी बता रही कि डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के मेरे पास फ्रॉक थे, अलग अलग तरीके के फ्रॉक थे, चूड़ीदार फ्रॉक थे, चुन्नटों वाले घेरदार फ्रॉक थे, ठीक है, जिसे आप आज के जमाने में जो परियों वाली जो फ्रॉक्स कह सकते हो, वो मेरे पास जो है उस समय मौजूद थी। आगे कहते हैं, कृष्णा जी कहती हैं कि लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। फर का मतलब क्या होता है, जो फर वाली जो टोपियां आती हैं जिसको जाड़े में हम इस्तेमाल करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट जानवरों की खाल से या उनकी बालों से बनाई जाती है। तो ये बिल्कुल एक सुंदर सी फ्रॉक हुआ करती थी, और उसमें 2 ट्यूनिक भी मुझे याद है। ट्यूनिक का मतलब कि उस 2 पैटर्न, 2 अलग अलग डिजाइनों में वो सेलेक्टेड थे, बटे हुए थे। एक चॉकलेट रंग का, और अंदर की कोटी जो थी वो प्याजी थी। प्याजी का मतलब होता है कि उसके कपड़े के अंदर, फ्रॉक के अंदर एक अस्तर लगा हुआ होता है। दूसरा ग्रे, और उसके साथ सफेद कोटी। कोट से बना है कोटी। तो जो कोटी होती है वो कोट की तुलना में थोड़ी छोटी सी होती है, जिसको हम ऊपर से पहनते हैं अपने कपड़ों के लिए, उसे हम कोटी कहते हैं। यानी इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लेखिका का जो बचपन था बहुत ही रंग बिरंगा था, और बड़े ही नाच और दुलारों से उसके माता पिता ने उनको पाला होगा। आगे फिर कहती है लेखिका कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। स्टॉकिंग क्या होता है, ये भी बड़े तरह के मोजे होते हैं जो घुटनों तक, इवन हाथों में भी पहने जाते हैं। तो मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी कि ये लेखिका बता रही है कि हमारा सारा काम तो सब नौकर करते थे, लेकिन हमें जो है मोजे और जूते, ये जो चीजें होती थी, ये खुद ही साफ करनी पड़ती थी। आगे अगली पंक्ति में कहती हैं कृष्णा जी कि हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। क्या आप इस समय भी अपने जूते आप पॉलिश करते होगे? आपको भी अपने जूते सब चमकाने पड़ते हैं स्कूल आने से पहले या कहीं पार्टी में जाने से पहले। तो लेखिका कहती है कि हमें भी अपने जूते साफ करने पड़ते थे। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सर्वर का मतलब होता है कि
या यह बताना कि भाई मुझे ये चीज जो मुझे पहले पसंद था, वरन बल्कि वो चीज उसे आज भी लेखिका को अपने जूते पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। यानी लेखिका इस बात पे जोर देती है कि हमारे जो बचपन के जो जूते थे वो थोड़े बेडौल भद्दे से और बहुत टाइट हुआ करते थे, लेकिन आज तकनीक और विज्ञान के बढ़ जाने से बहुत ही सुविधाजनक तरीके से बने हुए जूते आज मौजूद हैं बाजारों में। लेखिका कहती है कि हमें जब नए जूते मिलते थे ना, तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। यहाँ छालों के इलाज से क्या मतलब है कि जब आपके जूते आपके लिए टाइट हो जाते हैं और जब आप उसे चलते हो, तो चलने से क्या परिणाम होता है, जो एड़ी या पैरों के जो तलवे होते हैं वो सूज जाते हैं और उसमें कहीं किसी किनारे पर छाले हो जाते थे। तो लेखिका ये कह रही है कि जूते पहनने हमारी मजबूरी थी, जूते पहनने ही पड़ते थे, और अगर जूते हमारी साइज के न हुए तो उस परिस्थिति में हमारे पैरों में छाले भी शुरू हो जाते थे और छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। फिर कहती हैं कृष्णा जी कि जब कभी लंबी सैर पर निकलते, सैर का मतलब क्या होता है, जब हम घूमने कहीं जाते हैं तो अपने पास रुई जरूर रखते। अब रुई रुई मतलब कॉटन, कॉटन रखते। क्यों? क्योंकि जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, यानी कि जब भी हमें लगता कि हमारे पैरों में कहीं से जूते ने पकड़ लिया या कहीं से चुभ रहा है, बहुत टाइट हो रहा है, तो हम उसमें अंदर से रुई डाल देते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। तो इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है कि जब भी आप अपने बचपन की तुलना या फिर आप अपने माता-पिता से ही पूछ के देखो, आपके माता-पिता भी आपको बता सकते हैं कि हाँ, हमारा बचपन कैसा था। और अगर आपको और पीछे और अतीत के बारे में जानना है, तो अपने दादा-दादी से पूछो, वो आपको सबसे अच्छे तरीके से बताएँगे कि उनके बचपन में कैसे क्या तरीका था, परिवार में रहने के क्या नियम थे, क्या कानून थे, कैसा जो है उनका बचपन बीतता था। आगे लेखिका कहती हैं कि हर शनिचर को, शनिचर का मतलब शनिवार को, हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यानी कि ये उनके फैमिली का, परिवार का एक प्रोसेस था, एक चरण था, जिसमें कि ऑलिव ऑयल पीने से क्या होता था कि उनको अंदर से ताकत मिलती थी, पेट के कीड़े उड़े को, वर्म्स को मारने के लिए भी इसमें सहायता मिलती थी, पेट साफ रखता था ये। तो हमें हर शनिचर को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, यानी कि हर सैटरडे को पीना कंपल्सन था, बहुत ही जरूरी था और सबको पीना ही पड़ता था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, कि और उन्हें देखते ही मितली होने लगती। अब जो भी शीशे गिलास होते थे उसमें निशान बना होता था कि हर एक बच्चे को इतने तक के निशान तक में पीना होता है। आज भी जो दवाएं होती हैं वो 5 ml 2 ml 10 ml में लिखी होती हैं, तो उसमें एमएल का निशान लगा हुआ था जहां तक कि हमें वो दवाइयां पीनी पड़ती थी। और मितली की बात, तो मितली का मतलब होता है जब हमें उल्टी जैसी फीलिंग होने लगती है, उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, तो उसे हम मितली बोलते हैं। तो लेखिका क्या कह रही है कि जब हम उसको गिलास में देखते तो ऐसा लगता कि अब उल्टी हो ही जाएगी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। यानी जो दिलचस्पियां हमारे जमाने के, हमारे समय के बच्चे बच्चियों में थी, आज अपने जो है मैं नाती पोतों में वो दिलचस्पियां नहीं देखती। कहती है कृष्णा जी कि याद रहे उन दिनों ना कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। ग्रामोफोन क्या था? ग्रामोफोन एक ऐसा यंत्र होता था जिसमें बड़ी बड़ी प्लेट्स एज ए कैसेट के तौर पर उसकी डिस्क लगती थी और उससे जो है आवाज आती थी। यानी कि आप कह सकते हो कि ग्रामोफोन आपका सबसे पहला जो है म्यूजिक या संगीत सुनने वाला यंत्र था। रेडियो और टेलीविजन उस समय अभी मौजूद नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, यानी जिसे तुम आज आइसक्रीम कहते हो, हम बचपन में कुल्फियां खाते थे। और कुल्फियां आज भी बाजार में बिकती हैं, जिन्हें कुल्फी वाला घंटियों के साथ टन 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 बजाते हुए लेकर आता है। तो हालांकि कुल्फियां तो काफी हद तक पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती हैं, दूध मलाई वाली होती हैं, लेकिन आइसक्रीम आज के जमाने में डिफरेंट अलग अलग तरीके के केमिकल से मिलकर बनाया जा रहा है। कचौड़ी, समोसा,
और पैटीज में बदल गई है। कचौड़ी समोसा जो था ना वो पैटीज में बदल गई है। आप सबने भी यहाँ अपने जो है पैटीज कहीं ना कहीं खाई ही होगी। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। फालसे और खसखस क्या एक फल है जिनसे जो है कि उस समय में शरबत बनाया जाता था। तो यहाँ पर कृष्णा जी कह रही है कि अब ये सब कोई नहीं पीता, अब सबको कोक, पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा और जो है कि माउंटेन ड्यू पीना है। सब ये सब तरीका बदल गया है, क्योंकि उन दिनों कोक नहीं मिलती थी, उन दिनों लेमनेड, विमटो मिलती थी। यानी कि अलग अलग स्वाद वाली ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक तरीके से बनी हुई नींबू पानी या जलजीरा पुदीना वाली शरबत ही पीने को मिलते थे। फिर आगे कहती हैं कि शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरा की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। यानी जो बच्चे जिन बच्चों को जो है शिमला और नई दिल्ली में रहते थे, जिनका बचपन वहां बीता था, उनको जो है कि वेंगर्स और डेविको रेस्ट्रा यानी आज भी आप अगर देख सकते हैं कि उस्मानाबाद में बहुत से ऐसी ऐसी जगह होंगे जहां पर बहुत प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट हैं जिसमें अलग अलग तरह की टॉफियां, पेस्ट्रीज, केक, चॉकलेट मिलता है। तो यहाँ लेखिका ये बता रही है कि नई दिल्ली और शिमला में जो बच्चे बड़े हुए तो उनको वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती कि जाओ शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाओ। और मेरे ख्याल से आपने ब्राउन ब्रेड का भी नाम सुना होगा। यानी ब्राउन ब्रेड वो ब्रेड है जिसमें कि मैदा बहुत कम होता है, इसमें व्हीट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ब्राउन ब्रेड जैसा नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि इसका जो रंग होता है थोड़ा थोड़ा भूरा और मटमैला होता है। यानी ये ब्रेड व्हाइट वाले ब्रेड की तुलना में थोड़ा ज्यादा हेल्दी होता है। अब आगे फिर पंक्तियों में कहती हैं लेखिका कि हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। गिरजा मैदान का मतलब हो गया चर्च वाला मैदान। और वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर, यानी कि जो सड़क थी वो बहुत चढ़ान और ढलान वाली थी। यानी अगर हमने एक बार चढ़ाई की तो गिरजा मैदान पहुंच जाते थे, और फिर जब हम उतराई करते उतरते तो फिर माल पर पहुंच जाते। और कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। यानी कि जो कन्फेक्शनरी काउंटर क्या होता है कि जो दुकान होती है उसके बाहर भी डिफरेंट अलग अलग तरीके के जो शीशे के बंद डब्बों में, बक्सों में, संदूकों में जो मिठाई, पेस्ट्री, चॉकलेट, बिस्कुट सब रखा होता है, तो उसे देख करके बहुत हमें अच्छा लगता। आगे फिर कहती है कृष्णा जी कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यानी कि ऐसा भी नहीं कि हम चॉकलेट अच्छी है तो रोज खाओ। और आपको भी पता है कि कोई भी चीज रोज नहीं करनी चाहिए, और चॉकलेट तो रोज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि चॉकलेट ज्यादा खाने से क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारे दांत भी खराब होते हैं, ज्यादा उसमें शुगर भी होता है, इसलिए उससे भी हमें नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो लेखिका कह रही है कि हमें चॉकलेट खरीदने की छूट थी, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार। आगे कहती हैं कृष्णा जी कि सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। यानी मैं बहुत बड़ी गुरु घंटाल थी, हमेशा सबसे ज्यादा टॉफी और चॉकलेट मेरे पास ही रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मजा ले ले खाती। जैसे आज भी क्या था, कई बच्चे जो होते हैं ना, उनको कोई चीज अगर किसी ने तुरंत दी, अगर वो दुकान गए हैं अपने पापा मम्मी के साथ, तुरंत वहीं खा जाते हैं, सफा चट कर जाते हैं, जल्दी 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 जल्दी। लेकिन यहाँ लेखिका क्या कह रही है कि मैं तुरंत नहीं खाती थी, मैं आराम से उसको घर लेकर आती थी, खाना पीना खाती थी, बिस्तर पे लेटती थी, और लेट के धीरे धीरे चॉकलेट को घुलाते 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 मैं खाती थी। फिर आगे कह रही है, एक फल है, शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल, काफल क्या एक फल होता है, ठीक है। और उसका कलर कैसा और स्वाद कैसा बताती हैं कृष्णा जी, कहती हैं खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, मुलायम मुलायम सा, और सोच करके ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में डाल लिए जाते। यानी उस जमाने की जो फ्रूट्स थे, जो फल थे, वो खाया करती थी, उसके बारे में बता रही हूँ, उनका स्वाद कैसा था इसके बारे में भी बता रही हैं। फिर कह रही हैं चने जोर गरम
और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। मेरे ख्याल से आपने भी चना जोर गरम खाया होगा। चना जोर गरम जो थी वो चने को चिपटा करके उसको पतला करके उसमें मसाले वसाले गरम मसाले उसमें जो है काली मिर्च उसमें लाल मिर्च डाल करके उसका जो प्रेपर उसको तैयार करते थे। तो आज भी लिखता बताती है कि गरम जो चना जोर गरम था, जो चना जोर गरम वो अभी भी दिखाई देता है। और वो कैसे बनाते थे, आज भी आपने सड़कों पे देखा होगा कि कहीं कहीं छोटे छोटे जो लोग स्टॉल लगा लगा कर बैठते हैं, नीचे से तिरछी लपेटे हुए ऊपर से इतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। यानी कि ऐसे जो पैकेट जो बना करके जिसमें हम चने डालते थे, जो एक समझ लीजिए कि त्रिकोण जैसा होता था और नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा, जिसमें कि चने अंदर पड़े रहते थे। और जब हम इसे हाथ पर गिराते तो आराम से चने हाथ पर गिरते और हम खाते। फिर आगे कहती है कि एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। अब ये देखिए मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि फिल्म था चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, ये आपका एक बहुत ही फेवरेट बहुत ही पसंदीदा गाना है। एक फिल्म थी जिसका नाम था क्रांति। ठीक है। अगर आपको जब समय मिले तो आप जो है यूट्यूब पे क्रांति का ये गाना टाइप कर कर देखिएगा, चना जोर गरम बाबू। और ये फिल्माया गया है शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज कुमार और हेमा मालिनी के ऊपर। और बहुत ही इस गाने ने जो है बहुत ही उपलब्धि बटोरी, बहुत ही गाना प्रसिद्ध हुआ। और इसीलिए लेखिका ने भी इस लाइन को इस गाने को इस्तेमाल किया है अपनी लेखन शैली में कि चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। अब आगे क्या कह रहे हैं, कृष्णा जी कह रहे हैं कि कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। तेज मसाला यानी कि जो चटपटे जो चाट के मसाले होते हैं जलजीरे वाले, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। यानी थोड़ा थोड़ा हम चाटते, चाटते चाटते हम पूरे मैदान में घूमते, एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में खासी लय रफ्तार थी। खाते खाते हम पूरे मैदान में घूमते थे। और इस तरह से जो है अपने बचपन को याद करते हुए लेखिका बहुत सारी बातें हमें बताने की कोशिश करती है। तो हम जो है ना इस पाठ को आज यहीं तक रखते हैं। पाठ बड़ा है और फिर से इसको जो है अपनी जो है अगली जो भी हमारी जब हमारा जब घंटी आएगी तो हम इसे पढ़ेंगे। आप इसे जो है यहाँ तक रख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पैरा कहाँ तक, यहाँ तक लय रफ्तार थी। और फिर हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पीरियड में हम इसे इसके आगे वाले भाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यानी कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि कैसे कृष्णा सोबती जी अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बता रही हैं कि हमारा बचपन कितना अलग था और आज के बच्चों का बचपन बहुत ही बदल चुका है। यहाँ तक कि अगर आप बचपन में अंतर की बात करते हो तो सबसे पहला अंतर तो आपके अपने माता पिता ही आपको बता देंगे। और अगर आपको और अंतर जानना है तो आप अपने दादा दादी से पूछो, वो आपको और ढेर सारे अंतर बताने वाले हैं कि आपके उनके और बचपन में कितना फर्क आ चुका है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सबको अपने दादा दादी के पास बैठकर इस पाठ से जुड़े हुए जो कुछ प्रश्न हैं या इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों को लेकर के आप उनके पास जाइए और उनसे उनका एक पर्सनल इंटरव्यू लीजिए। आप दादी या दादा आप बचपन में क्या पहनते थे, आप बचपन में स्कूल कैसे जाते थे, आपके दोस्त कौन कौन थे या आप कौन कौन सा खेल खेलते थे, ये सारी बातें आपको जो है अपने दादा दादी से आज पूछनी चाहिए। ठीक है, ताकि जब समय आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपने दादा दादी से पूछा कि नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो बहुत अच्छा लगा आप सबको। मुझे उम्मीद है कि चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। और आप जो है इस पाठ को पढ़ने की अपनी तरफ से भी अपनी खुद पढ़ाई कर लीजिएगा, ताकि जो है कि और भी जो इसमें जो समझने वाली बातें हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो समझ क्या बेटा? सारे क्लास
हाँ बेटा, क्लास ओवर, आज की क्लासेस ओवर हो गई आपकी। ठीक है। ठीक है, तो आप अब एक चीज और करिएगा कि जिन बच्चों की लिखावट अच्छी नहीं है, मुझे बताना नहीं चाहिए कि किनकी अच्छी है किनकी अच्छी नहीं है। आपको स्वयं 2 पन्ना हिंदी और 2 पन्ना अंग्रेजी का जरूर लिखना चाहिए, ताकि आप अपनी लिखावट को खूब सुंदर बना सके, क्योंकि लिखावट जिसकी जितनी सुंदर होगी बेटा, परीक्षा में उसके नंबर उतने ही पड़ते हैं, उतने ही अच्छे आते हैं। इसलिए अपनी मात्राओं और अपनी लिखावट पर पूरा ध्यान दीजिए, ताकि आप एक बहुत अच्छा एक बच्चा या बच्ची बने जिसकी लिखावट बहुत ही अच्छी हो। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को अब ओवर करता हूँ। फिर आपसे मुलाकात अगली पीरियड में होगी, नेक्स्ट डे पे होगी। आप सभी अपना ध्यान रखिए और नोटबुक जरूर बनाते रहिए। ठीक है। ओके। ठीक है, तब बाय सभी को, फिर मुलाकात होगी आपसे। बाय बाय। बाय। बाय।